कुछ साल पहले मिसिसिपी के एक गांव में एक मेहनती लड़का था जिसका नाम बेंजामिन था। वो अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहता था। उसकी माँ दो कम वेतन वाली नौकरियां करती थीं ताकि घर का खर्च चल सके। उनका छोटा सा घर भी काफी खराब हालत में था। छत से पानी टपकता था और दीवारों पर फफूंदी लगी हुई थी। वो अक्सर मजाक में कहते, और क्या चाहिए। बेंजामिन के पिता मछुआरे थे, लेकिन 5 साल पहले एक तूफान में वो गायब हो गए। पिता की मौत के बाद बेंजामिन पर परिवार की जिम्मेदारी और बढ़ गई। तभी से माँ की चिंता के बावजूद बेंजामिन स्कूल के बाद अपनी पुरानी साइकिल लेकर बंदरगाह जाता और मछली पकड़ने वाली नावों पर काम करता था। रास्ते में वो हमेशा एक अच्छे मोहल्ले से गुजरता, जहां सफेद रंग के साफ सुथरे घर थे। ड्राइवे पर शानदार गाड़ियां खड़ी होती थीं और बच्चे बिना किसी चिंता के हरी घास पर खेलते रहते थे। बेंजामिन का सपना था कि एक दिन वो अपनी बहन और माँ को वहां लेकर जाएगा। बेंजामिन की माँ चाहती थी कि वो और उसकी बहन अच्छी पढ़ाई करें ताकि उन्हें उससे बेहतर जिंदगी मिले। बेंजामिन बहुत होशियार लड़का था और जल्दी ही उसका कम्युनिटी कॉलेज शुरू होने वाला था। कॉलेज शुरू करने से पहले उसने मछली पकड़ने वाली नावों पर काम करके 1,000 रुपये बचा लिए थे। इस बात पर बेंजामिन को थोड़ा गर्व भी था, क्योंकि उसने पढ़ा था कि इतने पैसे होने का मतलब है कि वो अमेरिका के आधे लोगों से आगे है। रास्ते में अमीर मोहल्ले के कुछ बड़े लोगों से बात करके बेंजामिन को समझ में आया था कि पैसे कमाने का सबसे भरोसेमंद तरीका निवेश करना है, और जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना बेहतर होता है। बेंजामिन ने ठान लिया था कि वह अपने 1,000 रुपये को बढ़ाएगा ताकि अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सके। हालांकि रास्ते में उसे कुछ ठोकरें लगीं, जैसा कि किसी भी 19 साल के लड़के के साथ होता है। लेकिन बेंजामिन की लगन और सीखने की इच्छा ने आखिरकार उसे उस नींव तक पहुंचा दिया जो उसके भविष्य की दौलत की शुरुआत बनी। यह वही दौलत थी जिसने उसके परिवार की जिंदगी में खुशियां और सुकून लाया। ये कहानी है कि कैसे थोड़े से पैसों ने उसे आर्थिक सफलता की ओर ले जाने वाले सफर की चिंगारी दी। पहला साल। पहले साल की शुरुआत में बेंजामिन ने कम्युनिटी कॉलेज में एक फ्रेटर्निटी पार्टी अटेंड की, जहां उसे बड़ी किस्मत से कुछ आसान निवेश टिप्स मिले। ये टिप्स उसे एक सीनियर सोफोमोर, जैक, ने दिए थे। जैक ने बड़े गर्व से बताया, तुम जानते हो, मैंने रुपये 100 को सिर्फ 6 महीने में 5,000 में बदल दिया स्काई कॉइन में। वो वाकई कमाल था। निवेश के मामले में बेंजामिन नया था, तो उसे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जैक के दोस्तों ने उसे विश्वास दिलाया। उन्होंने उसे नई और डिजिटल मुद्राओं के बारे में बताया, जो सरकार के नियंत्रण में नहीं थीं, और यह सब उसे बहुत शानदार लगा। जैक ने हंसते हुए कहा, अब स्काई कॉइन में फिर से बड़ा उछाल आने वाला है। क्या तुम सच में इसे मिस करना चाहते हो? पर याद रखना, अपनी सारी बियर एक ही क्रेट में मत रखना। बेंजामिन डर गया कि कहीं कुछ बड़ा मिस न कर दे, तो उसने अपनी मेहनत की कमाई में से 500 रुपये स्काई कॉइन में लगा दिए। उसे यह नहीं पता था कि वॉरेन बफेट का क्रिप्टोकरेंसी के बारे में क्या मानना है। जब भी तुम किसी गैर उत्पादक एसेट में निवेश करते हो, तो तुम बस इस बात पर निर्भर हो रहे होते हो कि बाद में कोई और इसे तुमसे ज्यादा कीमत पर खरीदेगा। और यह पहले ट्यूलिप्स के साथ आजमाया जा चुका है, और कई दूसरी चीजों के साथ भी। इसका अंजाम बुरा ही होता है। अब जैक के मुताबिक बेंजामिन को बस इंतजार करना था। कुछ हफ्तों बाद बेंजामिन को अपने बचे हुए 500 रुपये का भी एक प्लान मिल गया। उसने एक मशहूर टिकटॉकर को देखा जिसका नाम था एलन की रॉकेट स्टॉक्स। बेंजामिन ने एलन की 20 सेकंड की छोटी छोटी क्लिप्स देखकर कहा, वाह, ये तो सोने की खान है। ये स्टॉक्स उसे आसमान तक जाने वाले लग रहे थे, जैसे ही बाजार में इनकी पहचान होगी। बेंजामिन ने एलन की रॉकेट स्टॉक्स से प्रभावित होकर 3 कंपनियों में अपना पैसा लगाया। पहली कंपनी कैंसर की वैक्सीन बनाने के कगार पर थी, दूसरी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्षमता को पूरी तरह से खोलने वाली थी, और तीसरी ने कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कैप्चर करने की तकनीक विकसित कर ली थी, जो जलवायु संकट को हल कर देगी। लेकिन बेंजामिन ने एक अहम बात पर ध्यान नहीं दिया। इनमें से कोई भी कंपनी एक पैसा भी नहीं कमा रही थी, और वे बस अपने शेयरधारकों को यही कहती रहती थीं कि उनका ब्रेक थ्रू बस एक और नए शेयर जारी करने के बाद ही आएगा। बेंजामिन ने जल्दी से हिसाब लगाया और उसे लगा
कि अगर इनमें से केवल एक कंपनी भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई तो वह एक छोटी सी दौलत बना लेगा। उसकी माँ उस पर बहुत गर्व करेगी। वह यह सोचते हुए भी आश्वस्त था, इतने सारे लोग इस टिकटॉकर को फॉलो कर रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ होगा। इसलिए उसने अपने बचे हुए 500 रुपये को तीनों कंपनियों में बराबर बराबर बांट दिया। अब उसे बस इंतजार करना था, लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही खबरें आने लगीं कि ये कंपनियां अपनी कैश रिजर्व्स को उम्मीद से भी तेजी से खर्च कर रही थीं और उनके प्रोडक्ट्स के कमर्शियल होने की तारीखें बार बार टल रही थीं। नए शेयर जारी होते रहे और प्रगति के नाम पर बस थोड़ी बहुत बातें होती रहीं, जैसे एक डॉक्टर का इंटरव्यू जिसने कहा कि अगर कैंसर की वैक्सीन वाली कंपनी सफल होती तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन नकारात्मक खबरें कहीं ज्यादा थीं। 9 महीनों में बेंजामिन के 500 रुपये के विभिन्न पोर्टफोलियो की वैल्यू घटकर सिर्फ 25 रुपये रह गई। बेंजामिन ने अपने बचे हुए शेयर बेचकर जो थोड़े से पैसे मिले उनसे कुछ बियर खरीदी, लेकिन सौभाग्य से उसके पास अभी भी स्काईकॉइन बचे थे। अच्छा हुआ कि मैंने निवेशों को अलग अलग किया था, उसने खुद से सोचा। अगले 6 महीने तक बेंजामिन को लगा कि वो एक जीनियस है। स्काईकॉइन की कीमत 3 गुना हो गई थी। फ्रेटर्निटी में एबीबीए का मोनी 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 लगातार बज रहा था और जैक की मानो पूजा की जा रही थी। लेकिन यह जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। जल्द ही हकीकत का सामना हुआ। स्काईकॉइन अचानक 97% गिर गया, बिना किसी खास वजह के, वैसे ही जैसे इसका उछाल भी बिना किसी ठोस वजह के हुआ था। बेंजामिन का आत्मविश्वास एक निवेशक के तौर पर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी शून्य पर आ गई थी। जैक की इज्जत भी गिरकर धराशायी हो गई थी और उसकी एक महान निवेशक की छवि टूट चुकी थी। बेंजामिन अब यह नहीं कह सकता था कि उसने कहाँ गलती की थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो अब कभी किसी और के भरोसे सलाह नहीं लेगा। खुद को डनिंग करघेर कर्व के निचले हिस्से में पाकर उसे अपने के पर शर्म महसूस हुई। साल 2 गर्मियों में बेंजामिन वापस अपने घर अपनी माँ और बहन के पास आ गया। उसे बार बार यह एहसास दिलाया गया कि उसे पैसे कमाने और बढ़ाने का तरीका ढूंढना ही होगा। अपने कॉलेज के दूसरे साल से पहले बेंजामिन ने फिर से मछली पकड़ने की नावों पर काम किया और एक बार फिर 1,000 रुपये बचा लिया। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो बिना तैयारी के निवेश की दुनिया में नहीं उतरेगा। कोई जैक या टिकटॉकर की सलाह नहीं मानेगा। बेंजामिन ने समझा कि उसे अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है और उसने इस बार प्रेरणा ली अपने पसंदीदा टीवी सीरीज के एक किरदार से। मेरे भाई के पास उसकी तलवार है और मेरे पास मेरा दिमाग, और एक तलवार को शार्प रखने के लिए जैसे धार लगानी पड़ती है, वैसे ही एक दिमाग को किताबों की जरूरत होती है। ये सोचकर वह पास की बुक स्टोर गया और सेल्स क्लर्क से कहा कि उसे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की किताबें दिखाएं। उसने ऐसा 2 वजहों से किया। पहली, क्योंकि उसे सच में दुकान की व्यवस्था का पता नहीं था, और दूसरी वजह क्योंकि वह सेल्स क्लर्क काफी क्यूट थी। बेंजामिन को उम्मीद थी कि उसकी दिखाई गई महत्वाकांक्षा किसी तरह उस सेल्स क्लर्क को प्रभावित करेगी। वो उसे स्टोर के उस सेक्शन में ले गई जहां इन्वेस्टिंग की किताबें थीं, और बेंजामिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन उसकी बड़ी हैरानी तब हुई जब उसने वहां रुकने के बजाय शेल्फ से किताबें निकालनी शुरू कर दीं, जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो। तुम्हें सही रोल मॉडल्स की जरूरत है। बफेट, लिंच और ग्रीनब्लैट मेरे पसंदीदा हैं। ये किताबें तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगी, बस धैर्य रखना, उसने कहा और एक किताब उठाई जिसका नाम था स्नोबॉल, जिसमें कवर पर एक स्मार्ट दिखने वाले आदमी की तस्वीर थी। क्लर्क के ज्ञान और आकर्षण से प्रभावित होकर और पिछले साल के अपने बेवकूफ़ी भरे स्काईकॉइन और रॉकेट स्टॉक्स के निवेश को याद करते हुए बेंजामिन बस धीरे से धन्यवाद कह पाया और 100 रुपये की 3 किताबें लेकर स्टोर से बाहर निकल गया। उस समय बेंजामिन को पता नहीं था, लेकिन वे किताबें उसके जीवन की सबसे बेहतरीन निवेश साबित होने वाली थीं, क्योंकि उन्होंने उसकी निवेश की सोच को आकार दिया। कुछ महीनों बाद बेंजामिन ने उन किताबों को पूरा पढ़ लिया था और अपने नए रोल मॉडल्स के सटीक सिद्धांतों का पालन करते हुए उसने अपनी बाकी बची 900 रुपये की राशि को उन कंपनियों में निवेश किया जो मुनाफा कमा रही थीं और जिनमें उसे लगा कि वो कम कीमत पर अच्छे शेयर खरीद रहा है। उसके कुछ कॉलेज दोस्त हैरान थे
कि उसने इंडेक्स फंड्स नहीं चुने, क्योंकि स्काई कॉइन वाले हादसे के बाद उनमें से ज्यादातर खुद से निवेश करने से डरते थे। लेकिन बेंजामिन का तर्क था कि उसके रोल मॉडल्स ने भी शुरुआत में इंडेक्स फंड्स का सहारा नहीं लिया था। उन्होंने अपने निवेश को आउटसोर्स नहीं किया, और वो भी ऐसा नहीं करेगा। अब उसे सीखने का समय था। दुर्भाग्य से बेंजामिन ने जिस समय अपने शेयर खरीदे, तभी मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ गई और उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 40% तक गिर गई, बाकी बाजार की तरह। अपनी घबराहट को शांत करने के लिए बेंजामिन ने चार्ली मंगर का एक वीडियो बार बार देखा। मंगर ने कहा था, यदि आप शांति से 50% की बाजार गिरावट को सहन नहीं कर सकते, तो आप सामान्य शेयरधारक बनने के लायक नहीं हैं और आपको औसत परिणाम ही मिलेंगे। बफेट की यह बात भी याद आई। एक निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसके स्वभाव, न कि उसकी बुद्धिमत्ता। बेंजामिन ने ठान लिया था कि वो अपने निवेश में डटा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट और नीचे जा रहा था, ये और कठिन होता जा रहा था। एक दिन जब बाजार -6% गिरा, तो उसे लगा कि उसने अपनी छोटी बहन के लिए नई गिटार खरीदने का मौका खो दिया। एक और दिन जब बाजार 4% गिरा, उसे लगा जैसे एक पूरा किराने का थैला गायब हो गया। उसके कॉलेज के सभी दोस्तों ने अपने शेयर बेच दिए थे, और उसके दोस्त मजाक में पूछते, तू पैसे से इतनी नफरत क्यों करता है? उसने भी अपने शेयर बेचने और बचे हुए पैसे अपनी माँ को वापस भेजने का सोचा, और पूरी तरह से निवेश की दुनिया से बाहर निकलने का विचार किया। उसका दिल चीख रहा था, बेच दे, मूर्ख! तूने ये पैसे मेहनत से कमाए हैं, और अब सब यूं ही गंवा रहा है। अखबारों ने हेडलाइन छापी कि यह 1929 का दौर है और देश भर में फिर से मंदी का आगाज हो रहा है। आखिरकार, अपने बेहतर विवेक के बावजूद बेंजामिन ने अपने शेयर बेच दिए। इसके थोड़ी देर बाद बाजार फिर से ऊपर चढ़ने लगा। बेंजामिन के दोस्तों ने अब निवेश में दिलचस्पी पूरी तरह से खो दी थी, क्योंकि उन्हें पहले स्काई कॉइन और फिर बाजार की अस्थिरता से 2 बार जलन महसूस हुई थी। अगर वह किसी पार्टी में इस विषय का जिक्र करता, तो लोग वहां से चले जाते। बेंजामिन यह नहीं जानता था कि आगे कैसे बढ़ना है। उसने देखा कि बाजार एक ही दिन में 3%, 2%, यहां तक कि 5% बढ़ रहा है, जबकि वह किनारे पर खड़ा है। पहली बार 1,000 रुपये खोने के बाद की तरह वह अपनी क्षमताओं के बारे में असुरक्षित महसूस करने लगा। एक दिन जब वह बिना सोचे समझे ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, उसे साइमन नामक किसी व्यक्ति द्वारा एक थ्रेड मिला। यह थ्रेड कुछ सप्ताह पुराना था और इसमें बताया गया था कि शेयर बाजार में आई गिरावट ने साइमन की पसंदीदा कंपनियों में बड़े अवसर पैदा किए हैं। बेंजामिन ने साइमन के प्रोफाइल और इतिहास की जांच की, और यह पता चला कि वह टिकटॉकर और जैक के विपरीत था। साइमन विनम्र, पारदर्शी और एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उन सिद्धांतों को जी रहा था जो बेंजामिन ने दी स्नोबॉल, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट और दी लिटिल बुक दैट बीट्स डी मार्केट में पढ़े थे। साथ ही साइमन मूल्य और कीमत की तुलना इस तरह कर रहा था जो वास्तव में बहुत उचित लग रहा था। टिकटॉकर और जैक ने केवल भविष्य की संभावनाओं और प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने कभी भी पीई या ईवी/बीआईटी गुणांक का उल्लेख नहीं किया। हालांकि बेंजामिन ने फिर से दूसरों की सलाह पर निर्भर नहीं रहने की कसम खाई थी, लेकिन वह यह स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका कि साइमन बेहतरीन लग रहा था और उसने अपनी निवेश क्षमताओं को विकसित करने में काफी प्रगति की थी। अपनी डेस्परेशन में बेंजामिन ने साइमन को एक संदेश लिखा, जिसमें उसने अपनी पृष्ठभूमि और पहले के असफल प्रयासों की कहानी बताई। बेंजामिन की बड़ी हैरानी की बात थी कि साइमन ने उसे जवाब दिया, बेंजामिन, अब हार मत मानो, तुम बस शुरुआत कर रहे हो। खुश रहो कि तुमने अभी थोड़ा पैसा खोया जब तुम्हारे पास इतना कम था, बजाय इसके कि जब तुमने वही गलतियां की तब अधिक खर्च करना पड़ा। मुझे तुम्हारे लिए दुहक हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने करियर में कम से कम एक बार बाजार से जल्दी बाहर निकलने की गलती करते हैं। जब आप नए होते हैं, तो आपको वास्तव में अपने कोने में किसी की जरूरत होती है जो चिल्लाए, कूदो मत, कूदो मत। जबकि तुम्हारे पास इतना कम होने के बावजूद थोड़ा पैसा खोने के लिए खुश रहो। की बात सुनकर
बेंजामिन थोड़ा परेशान हुआ। उसने यह महसूस किया कि उसने अपनी सीखने की गति को बढ़ाने के लिए एक और बेहतरीन संसाधन पाया है। वर्ष 3। अपने माँ और बहन के साथ गर्मी बिताने के बाद बेंजामिन का सफलता पाने का संकल्प टूटे हुए छत के नीचे और फफूंद भरी दीवारों में फिर से जग गया। उस गर्मी में उसने पहले से कहीं अधिक समय मछली पकड़ने वाली नावों पर बिताया, जिससे उसने 2,000 रुपये बचाने में सफलता पाई। बेंजामिन ने एक सुंदर पड़ोस में घूमते हुए अपने परिवार के सुखद भविष्य की कल्पना करने में भी अधिक समय बिताया। साइमन के अलावा बेंजामिन ने कुछ अन्य प्रमुख निवेशकों की पहचान की, जिनसे उसने बहुत कुछ सीखना था। उसने वॉरेन बफेट को भी उन लोगों की सूची में शामिल किया जिनका वह अनुसरण करेगा, लेकिन वह ऑरेकल की किसी भी विशेष लेनदेन की नकल नहीं करेगा, क्योंकि खैर, बफेट ने खुद कहा था, मैं सोचता हूं, यदि आप बहुत छोटे से धन के साथ काम कर रहे हैं तो उच्च रिटर्न कमाने का एक अवसर है, लेकिन वह लाभ बहुत जल्दी गायब हो जाता है क्योंकि धन संचित होता है। क्योंकि आप ऐसे बहुत छोटे चीजें पाते हैं जिन पर आप लगभग निश्चित होते हैं कि उच्च रिटर्न मिलेंगे, लेकिन आज आप उस श्रेणी में बहुत बड़ी चीजें नहीं पाते। बफेट अब बाजार पर बहुत अधिक प्रभाव डालने के लिए बहुत बड़े मछली बन गए थे। सच कहूं तो वह अब बाजार के समान ही हो गए हैं। खैर, इन आइडल्स को खोजने के बाद बेंजामिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक पूरी तरह से काले जंगल में घूम रहा हो, जब अचानक किसी ने आगे की राह पर रोशनी जलाई हो। वास्तव में चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट ने 2009 में बर्कशायर हैथवे एजीएम में इस दृष्टिकोण को प्रशंसा दी थी। हाँ, सामान्यतः मुझे लगता है कि यह बहुत स्मार्ट है कि आप जो कर रहे हैं वह है कुछ निवेशकों की पहचान करना जिनका आप बहुत कौशल मानते हैं, और जो कुछ भी वे खरीद रहे हैं उसे ध्यान से देखना, और जो कुछ भी आप चाहें उसकी नकल करना। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा विचार है। मैंने जब 21 साल का था तो मैं ग्राहम न्यूमैन कॉर्प के अर्धवार्षिक रिपोर्ट्स को देखा करता था जब मैं वहां काम करने जा रहा था, और मैं वहां सूचीबद्ध हर सुरक्षा को देखता था, और मैंने इस तरह से अपने कुछ विचार प्राप्त किए। इन किताबों ने बेंजामिन के निवेश दर्शन को विकसित करने में बहुत अच्छा काम किया। फिर भी उन्हें वास्तविक कंपनियों के लिए अधिक व्यावहारिक और अद्यतन सलाह की आवश्यकता थी। बेंजामिन अब इन प्रमुख निवेशकों का उपयोग 2 तरीकों से कर रहा था। पहला, वह हमेशा यह जांचता था कि क्या इनमें से कोई भी किसी शेयर के बारे में कुछ कहा है जिसे वह किसी अन्य स्रोत से आया था। उदाहरण के लिए, बेंजामिन ने दी लिटिल बुक दैट बीट्स डी मार्केट में जोएल ग्रीनब्लैट द्वारा सुझाई गई मैजिक फॉर्मूला का उपयोग करते हुए कुछ स्क्रीनिंग की, और वह हमेशा वहां से विचारों को उन लोगों के साथ क्रॉस चेक करता था जिनका वह अनुसरण कर रहा था। दूसरा, उसने अपने आइडल्स के पोर्टफोलियो से कुछ विचार सीधे चुरा लिए। लेकिन जैसा कि साइमन ने कहा, अपनी खुद की रिसर्च करो। लोग पैसे खोते हैं जब वे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, बजाय इसके कि वे वास्तव में जानते हों कि वे क्या कर रहे हैं। पहली नज़र में किसी ने उसकी नई रणनीति को सीखने और नकल करने के साथ पुराने तरीके को टिकटॉकर का अनुसरण करने के साथ गलत समझा हो सकता है। वास्तव में वे मीलों दूर थे, क्योंकि इस बार बेंजामिन ने अपनी ड्यू डिलिजेंस की थी। एक कोने में अनुभवी निवेशक थे जिनमें ईमानदारी थी। दूसरी ओर एक ऐसा सट्टेबाज था जो मूल्य और कीमत के बीच अंतर भी नहीं कर सकता था। बेंजामिन जानता था कि वह किस फाइटर पर दांव लगाएगा। अब अपने स्टॉक पिकिंग कौशल को विकसित करने के लिए एक सेट रणनीति के साथ बेंजामिन ने साइमन के "अब तुमने थोड़े पैसे खोने पर खुश रहना चाहिए" को याद किया, और महसूस किया कि साइमन कितना सही था। अपने पहले 1,000 रुपये को 2 बार खोने के बाद ऐसा लगा जैसे उसका बालू का महल कुछ ही कंकड़ों के बाद लहरों द्वारा धो दिया गया हो। बेंजामिन के लिए यह बहुत ही नुकसानदायक होता अगर उसे यह पता चलता कि उसने अपना बालू का घर समुद्र के बहुत करीब बना लिया है, जब उसने इसे बनाने में कई घंटे बिताए हैं। इसके बजाय बेंजामिन ने अपने शुरुआती गलतियों से सीखा और अपने बालू के घर का निर्माण स्थल कुछ मीटर दूर स्थानांतरित कर दिया, जिससे उसे कुछ शानदार और स्थायी बनाने का मौका मिला। इन गलतियों की कीमत अलग अलग हो सकती है।
पहले 1,000 रुपये के साथ शुरुआत करने से बेंजामिन को इन गलतियों से कम कीमत पर सीखने का मौका मिला। 1 साल बाद बेंजामिन को अपनी पहली फुल टाइम नौकरी मिली और उसने अपने पोर्टफोलियो में हर महीने निवेश करना शुरू कर दिया। उसके कई दोस्त जो बाजार से बाहर चले गए थे, कभी वापस नहीं आए क्योंकि उन्होंने बेंजामिन की तरह अच्छी आदतें नहीं बनाई थीं। बेंजामिन ने एक कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के साथ खेला और समझा कि जब उसे शुरुआती गलतियों से मुक्ति मिलेगी, तो उस सुंदर मोहल्ले में रहने का सपना, जिसमें सफेद घर थे, उतना दूर नहीं है।